आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। आपल्या सर्वांना मी प्रबुद्ध भारततर्फे इथे या पुस्तक प्रकाशनाला आपल्या सर्वांना आमंत्रित करतो, स्वागत करतो। आणि मला सर्वात पहिले आपल्या सर्वांना हे सांगताना अतिशय खुशी होती की हे प्रबुद्ध भारतचं 5वं पुस्तक प्रकाशन आहे आणि जे प्रबुद्ध भारत याच्यासाठी पब्लिशिंग हाऊस म्हणून एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे। सर्वात पहिलं समकालीन राजकारण आणि आंबेडकरवादी आकलन हे ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकरांचं पुस्तक प्रबुद्ध भारतने प्रकाशित केलं होतं। त्याच्यानंतर सम्यक ते वंचित चळवळीचे दस्तावेज 1980 ते 2024 हे शांताराम बापू पंधरेंचं पुस्तक प्रबुद्ध भारतने प्रकाशित केलं होतं। त्याच्यानंतर आंबेडकरवादी चळवळीचा अकोला पॅटर्न 1920 ते 2024 हे पुस्तक राजेंद्र भाऊ पातोडेंनी प्रकाशित केलं होतं। आणि त्याच्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी उदय आणि विकास हे धनाजी सर कांबळेंचं पुस्तक आपण प्रकाशित केलं होतं। आणि त्याच्यानंतर आज 5वं पुस्तक खौफ और नफरत के दौर में मुसलमानों की सियासती एजेंडा हे पुस्तक फारुख सर अहमदचं आज वंचित बहुजन आघाडीतर्फे बुक लॉन्च होत आहे। आणि प्रबुद्ध भारत तर्फे वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आपला सर्वांचा ह्या बुक लॉन्च साठी मी स्वागत करू इच्छितो। आपण जर बघितलं असेल तर 2014 पासून मुसलमानांवरती खूप मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार चालू झाला होता, जुलम जाती चालू झाली होती। आणि याच अन्याय अत्याचाराला आणि बीजेपी आणि आरएसएस कडनं झालेल्या या जुलम जातीला वेगवेगळ्या टप्प्यांकडनं, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधनं, वेगवेगळ्या समाजांकडनं आणि वेगवेगळ्या संघटनांकडनं त्याचा विरोध झाला। आणि भारताच्या इतिहासामध्ये जेव्हा मुसलमानांवरती कोणत्या प्रकारचा अन्याय अत्याचार झाला तेव्हा समाजामधनं उठून, वेगवेगळ्या टप्प्यांमधनं उठून, विविध संघटनेचे, विविध पक्षाचे लोक उठून ज्यांनी या आरएसएस आणि बीजेपीला विरोध केला आणि मुसलमानांच्या बाजूने उभं राहण्याचा प्रयत्न केला, याचं डॉक्युमेंटेशन होणं आणि याची माहिती पुढे जाऊन सर्वांसाठी उपलब्ध राहणं हे भारताच्या इतिहासामधले एक खूप महत्वाचा पाऊल राहणार। याच बाजूला मला अजून एक गोष्ट आपल्या सर्वांना सांगायची की आपण जर आंबेडकरवादी चळवळीकडे बघितलं तर आपला एक डाऊनफॉल किंवा सेटबॅक असा होता की बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर खूप मोठ्या प्रमाणावरती डॉक्युमेंटेशन आपल्या चळवळीचं आणि साहित्याचं झालंच नाही। आणि ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनातनं आणि ह्याच्या आधी प्रबुद्ध भारतने जे 5 पुस्तकं प्रकाशन केली त्याच्यामधनं हा डॉक्युमेंटेशनचा आणि चळवळीचे दस्तावेज हे सगळ्यांसाठी उपलब्ध राहावे आणि पुढच्या येणाऱ्या पिढींना हे इतिहास वाचता यावा की मागच्या पिढींनी कोणत्या प्रकारे संघर्ष केला, लढा दिला आणि भाजप आरएसएस ला लढा देऊन इकडचं संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न केला, हे पुढच्या पिढींना उपलब्ध राहण्यास पाहिजे म्हणून हे पुस्तक प्रकाशन करण्याचा वंचित बहुजन आघाडीने हा ठराव केलेला आहे प्रबुद्ध भारतच्या माध्यमातून। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगायचंय की आज जे हे पुस्तक आपण करतो, प्रकाशन करतो ते अतिशय महत्वाचं ह्याच्यासाठी आहे कारण मुसलमानांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी फारुख सरांनी जो स्पीचेस दिलेत, फारुख सरांनी जो लढा दिलाय त्याचं एका बाजूला डॉक्युमेंटेशन व्हायलाच पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला एक मुसलमान व्यक्ती आंबेडकरवादी भूमिका घेऊन, शाहू फुले आंबेडकरवादी पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन, एका शाहू फुले आंबेडकरवादी पक्षाचा झेंडा हातामध्ये घेऊन जेव्हा भाजप आणि आरएसएस ला अंगावरती घेऊन लढत असतो आणि इकडच्या लोकांसाठी झगडत असतो तेव्हा त्याचं डॉक्युमेंटेशन होणं आणि त्याचा इतिहासामध्ये नोंद होणं हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी आज आपण इथे सगळे जमलेलो। आणि त्याचबरोबर आपण बघितलं तर 2014 आणि खास करून 2019 जेव्हापासून फारुख सर आणि आमचा हा प्रवास चालू झाला तेव्हापासून आपण बघितलं तर भारताच्या इतिहासामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये मुसलमानांवरती अत्याचाराचे खूप मोठे प्रसंग आले। एनआरसी सीए आलं, मॉब लिंचिंगचा प्रकार झाला, त्याचबरोबर वेगवेगळे विधायक आले आणि ह्या प्रकरणामध्ये जेव्हा फारुख सरांचे स्पीचेसचं डॉक्युमेंटेशन झालं तेव्हा प्रत्येक छोटा मुद्दा असो, तो मुसलमान ऍक्टिव्हिस्टचा अरेस्टचा मुद्दा असो, एनआरसी सीएचा मुद्दा असो, मुसलमानांचे आयडेंटिटी पॉलिटिक्स असो, मुसलमानांचं असर्शन असो, मुस्लिम रिझर्वेशन असो किंवा मुसलमानांनी निवडून सत्तेमध्ये जाणं का गरजेचं आहे
त्या सगळ्याची नीट माहिती फारुख सरांनी त्यांच्या भाषणांच्या माध्यमातून दिली आणि त्याच भाषणांना आम्ही या पुस्तकामध्ये कैद करायचा प्रयत्न केला. म्हणून मी आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि खास करून फारुख सर अहमद यांना या पुस्तकाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि ऑल द बेस्ट देतो. आपल्या सर्वांना जय भीम, सलाम अलैकुम, आदाब एवढं म्हणून थांबतो. जय भीम, जय श्रीराम. मैं कहना चाहता हूँ कि ये किताब मुसलमानों का सियासी एजेंडा भले इसका नाम है, लेकिन ये किसी एक मजहब की किताब नहीं है. ये मुसलमानों के, या सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब नहीं है. इस देश के अंदर जितने लोग समता चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार है, उन सभी के लिए यह किताब है. यह किताब किसी एक धर्म और जाति के लिए भी नहीं है और किसी धर्म या जाति के खिलाफ भी नहीं है. यह संविधान को अनुकूल समाज निर्माण करने में जो जो जरूरी घटक दल रहेंगे उसके लिए है. मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज मुस्लिम समाज के बारे में मेरी काफी चिंताएं रही है. हम सब चिंता करते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है. 70 सालों में मुसलमानों ने सियासी तजुर्बे जितने भी किए थे वो तमाम तजुर्बे नाकाम हो गए हैं. पहले इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए. इन 70 सालों में मुसलमानों ने जो जो पॉलिसियां तय की थी वो सारी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी है. पहले ये मान लेना चाहिए. अगर ये नहीं मानेंगे और उन्हीं ढकोसलों के साथ में जुड़े रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम और भी इससे बर्बाद हालात में पहुंच सकते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि 70 साल के नाकाम तजुर्बे अगर हो चुके होंगे तो फिर नया तजुर्बा क्या कर सकते हैं, नया तजुर्बा क्या होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि दीन इस्लाम ने हमेशा हमें मजलूमीन के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी दी है, मजलूमों के साथ इत्तेहाद करने की जिम्मेदारी दी है, मजलूमों के लिए लड़ने की हिदायत दी है. अगर हम उस बुनियाद के ऊपर आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तजुर्बा और कुछ नहीं हो सकता. और इस देश के अंदर मजलूमीन तबका और मजलूमीन से मुजाहिदीन का सफर तय करने वाला तबका, यानी पीड़ित से लेकर लड़ाऊ तक का संघर्ष करने वाला अगर कोई समाज घटक है तो अम्बेडकरवादी समाज है. और ये अम्बेडकरवादी समाज को साथ लिए बिना आप इस देश के अंदर की रुकावटों को जिस तरीके से बाबा साहब ने समझ के जो मंत्र दिए है, वो मंत्र जिन जिन के पास है वो सब अम्बेडकरवादी समाज को साथ लिए बिना हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते. मेरी शिकायत उन बुजुर्गों से है. सरफराज सर, करीम भाई ने कहा कि हमारी शिकायत उनसे जिन्होंने बोला लेकिन लिखा नहीं, लेकिन मेरी शिकायत हमारे उन बुजुर्गों से है जिसने भारत के आजाद होने के बाद यह अहद कर लिया था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन सियासत से दूर रहेंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे. ये उस वक्त के सियासतदान को खुला मंच दे दिया था कि मुसलमान इस देश में कुछ भी करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, लेकिन राजनीति नहीं करेगा, सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मांगेगा. ये जिन बुजुर्गों ने ये वादा किया, ये अहद किया था, आज उनका ही वही नतीजा है कि आज हमने इस मुल्क के जमहूरी निजाम के 70 में ही अपना अधिकार नहीं रखा. इसलिए मैं मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि इस किताब में आपके ऊपर कई शिकायतें की है, मैंने अपने कौम से शिकायतें की है, नाराजगी व्यक्त की है. हो सकता है कि वो किसी को फटकार भी लगेगी, लेकिन इस वक्त में अगर इन फटकार का सामना हम नहीं करेंगे तो देखो कि अगर किसी जालिम का जुल्म है तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम मसावत से हट जाएंगे, अगर हम एक होने और लड़ने के बुनियादी जिम्मेदारी से हट जाएंगे तो ये सिर्फ अब ये नहीं है कि ये जालिम का जुल्म है. जालिम का जुल्म है तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये अल्लाह का दवाल है तो इसे लड़ा नहीं जा सकता. अगर ये अल्लाह का दवाल है तो लड़ा नहीं जा सकता. जिस तरीके से हमारे अंदर ऊंच नीच है, हम ऊंची नीच करते हैं, आला तबकों के साथ में रहते हैं, उनकी क़यादत पसंद करते हैं, लेकिन पिछड़े और मजलूम तबकों की क़यादत हम अगर पसंद नहीं करते तो ये हम अपने दीन की जो बुनियाद है वो मसावत, उसके साथ सरासर बेईमानी कर रहे हैं. अगर हम भी अगर मसावत के ऊपर नहीं आएंगे तो हमारे ऊपर जालिम का जुल्म नहीं, अल्लाह का जवाल आएगा. इसलिए हमको अपने दीन के बुनियाद पर आना पड़ेगा, मजलूमों के लिए लड़ने की बुनियाद पर आना पड़ेगा. हम मजलूम बन रहे हैं क्योंकि हम मुजाहिद नहीं बने. हम अगर दिगर मजलूमों की लड़ाई लड़ते, अगर हम मुजाहिद बनते तो हम कभी मजलूम नहीं बनते. लेकिन हमने देखा कि आदिवासी पे जुल्म हो रहा है, होने दो, अपना क्या है. दलित पे जुल्म हो रहा है, होने दो. दिन दहाड़े बलात्कार होते हैं. महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम का जिला है, तारीखी जिला है, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज अगर इसी समाज पे कहीं हो तो अहमदनगर जिले में हुए. अहमदनगर जिले के अंदर जब ऐसी समाज पे जुल्म हो रहे थे, जब क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहे थे, आदिवासियों पे हो रहे थे, कोई मुस्लिम तहरीक सामने नहीं आई मुजाहिद बनकर. अगर आई होती तो आज राहुरी में मुसलमान निशाने पे नहीं आता. हमने उस वक्त कहा नहीं कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. दिगर मजलूम की लड़ाई लड़ना यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमको खलीफा और मुजाहिद बना के भेजा गया है. और अगर आप नहीं लड़ रहे हैं
तो ये जालिम के जुल्म से आगे जाएगा और अल्लाह का जवाल बन जाएगा। इसलिए हमको तौबा करनी पड़ेगी और हमको मसावत के बुनियाद पे काम करना पड़ेगा, पिछड़ों के साथ जाना पड़ेगा, मजलूमीन के साथ जाना पड़ेगा, उनको साथ लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डर की सियासत का शिकार हम नहीं होंगे। आज आपको कोई हथियार लेके मैदान में उतरना नहीं है। इस हुक्मरान को सिर्फ शांति और प्यार से कहिए, हम तुमको नहीं डरते, हम तुमको नहीं डरेंगे। इतना कहना काफी है। ये डराना चाहते हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमको कहा है कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से 1 दिन शेर की जिंदगी जीना बेहतर है। वो बुजुर्गों की उस बात को याद रखो। अगर 1 दिन शेर की जिंदगी जीना है, गीदड़ की मौत नहीं मरना है, तो हमको मुजाहिद बनना पड़ेगा। और मुजाहिद तब तक नहीं बन सकते जब तक मजलूमीन को साथ में नहीं लेंगे। और मजलूमीन को साथ लेकर लड़ाई को आगे बढ़ाना, यही हमारे तकरीरों का भी मकसद रहा है, हमारे तहरीर का भी मकसद रहा है, यही इस किताब का भी मकसद रहा है। इस किताब को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इस ख्याल को पहुंचाएंगे, इस उम्मीद और इस दरख्वास्त के साथ में मैं अपनी जगह लेता हूं। और एक शुक्रिया अदा करना है, औपचारिक तौर पे सबका आभार व्यक्त करने की जिम्मेदारी और बुद्ध भारत के उप संपादक जीत रत्न पटाई साहब को है, वो करेंगे ही। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने वालिदैन का, अपने तमाम उस्तादों का और प्रबुद्ध भारत टीम का, खासतौर से अंजलि अम्बेडकर जी का और जीत रत्न जो सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका आभार मैं अपने दिल से व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कोशिशें इसमें की है। और मेरे वो तमाम साथी इस किताब को बनाने में प्रूफ करेक्शन से लेकर डीटीपी डिजाइनर तक मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय भीम, तकबीर, अल्लाह अकबर। की जरूरत है। किताब आपके बीच में जो है तो खुल रही है, किताबें बात करती है, किताबें मुस्कुराती है, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है। किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, सिपाही है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। जोरदार तालियों के साथ इस किताब की रुनुमाई आप तमाम के बीच इस उम्मीद के साथ कि इस शहर से, इस मुंबई के इस ऐतिहासिक हॉल से अब एक इनकलाब उठेगा। इस किताब के जरिए, हमारे लेखों के जरिए, हमारी जबान के जरिए, हमारे कलाम के जरिए, और वह इनकलाब पूरे देश में पहुंचेगा। अब फारुकभाईंनी केवळ शब्दसंग्रह, त्यांचे भाषणाचा शब्दसंग्रह केलेला नाहीये, तर या पुस्तकामध्ये आजच्या राजकीय परिस्थितीवरती एक ठोस वैचारिक हस्तक्षेप करायचा काम या पुस्तकानं केलेलं आहे आणि पुस्तकाचं वेगळेपण, वैशिष्ट्य जे आहे ते इथे आहे असं मला वाटतं। आपण अनेकदा असं सातत्यानं म्हणत असतो की आज जे सत्ताधारी आहेत, धर्मांध, जातीयवादी, मनुवादी सत्तेवर आलेले आहेत, ते आपला सगळाच इतिहास बदलायला निघालेले आहेत। मग तो शिवाजींचा, शाहू महाराजांचा, काय सगळ्यांचाच इतिहास बदलायला निघाले। आणि अशा वेळी आपल्याला सातत्यानं वाटत असतं की आपला इतिहास आपणच लिहायला पाहिजे। त्यामुळे फारुकभाईंनी 2014 नंतरच्या काळातलं जे काही सगळं मुस्लिमांचं वर्णन आहे किंवा मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार असतील, त्या अनुषंगानं समाज त्या प्रश्नांकडे कसं बघतोय या बाबतीतलं सगळं जे विवेचन, लेखन केलेलं आहे, आपल्या भाषणातून व्यक्त केलेलं आहे, मला वाटते पुढे चालून हा संदर्भ ग्रंथ होणार आहे, पुढे चालून हे ऐतिहासिक दस्तावेज होणार आहे। आपल्या समाजाचा इतिहास आपण लिहायचं काम करणं ही आपली जबाबदारी ओळखून त्या पद्धतीने हे पुस्तक त्यांनी लिहिलंय, त्याबद्दल खरं म्हणजे त्यांचे मनापासून आभार मानणं गरजेचं आहे असं मला स्वतःला चळवळीतली एक छोटीशी कार्यकर्ती म्हणून वाटतं। सबसे पहले तो फारूक भाई को बहुत बहुत बधाई। और मुझे हैरत है कि आज के समय में भी ऐसी किताब लिखी जा रही है, ये बारूद की तरह लगती है। हिंदी में तो संभव नहीं, लेकिन हिंदी में आई है। हिंदी से मेरा मतलब है हिंदी पट्टी से। जब मैं करीब 200-225 पन्ने मैंने इसके पढ़े, तो मुझे लगा कि जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल बहुत पहले उठने चाहिए थे। जो बातें हुई हैं इस किताब के जरिए, वो बातें और पहले और तफसील से होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इस किताब की प्रस्तावना में भी आदरणीय
प्रकाश आंबेडकर साहब ने लिखा है कि संघर्ष नफरत नहीं, बराबरी की राह है। और जो पहली लाइन है कि किताब जहां से शुरू होती है कि जब कोई समाज अपनी आवाज खो देता है तो उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी और जुल्म बचता है। तो ये तो तय है कि जुल्म है। जब मैं यहां आया तो एक गाना गाया जा रहा था कि हम मुसलमान हैं और हम इस मुल्क के वफादार हैं। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गहरे अफसोस से भर गया था कि आज इस मुल्क में मुसलमानों को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां उसको यह गाना गाना पड़ रहा है कि हम इस मुल्क के वफादार हैं। यह शर्मनाक है और यह शर्म उन मुसलमानों के लिए शर्म की बात नहीं है, यह नागरिकों के लिए शर्म की बात है। ये हर उस इंसान के लिए शर्म की बात है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी ताकत लेता है। और नफरत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा, इस पुस्तक के शीर्षक और किताब के अनुमान पे गौर और फिक्र करने की, सोचने और समझने की जरूरत है कि मुसलमानों का इस दौर में सियासी एजेंडा क्या होना चाहिए। फारूक अहमद साहब ने जो किताब लिखी है, मैंने बहुत हद तक पूरी किताब पढ़ी और इसमें पाया कि यह एक प्रैक्टिकल गाइड है मुस्लिम नौजवानों के लिए कि फील्ड में उतर करके वो कैसे काम करें और अपने राजनीतिक अधिकार को हासिल करने के लिए कैसे कोशिश करें। क्योंकि लीडर जो बनते हैं वो रमजान में दावते इफ्तार में लोगों को बुला करके इफ्तारी करा करके लीडर नहीं बनते। किसी को घर पे बुलाकर कबाब खिला देने से कोई लीडर नहीं बन जाता। किसी के सामने जी हुजूरी करने से कोई लीडर नहीं बनता। लीडर बनता है संघर्ष करने से, त्याग करने से, लड़ाई लड़ने से। और ये बात किसने सिखाई है? ये बात हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के, बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं होता। फारूक अहमद साहब की जो किताब है, इसका स्वागत करना चाहिए। और आज इथे आपण प्रकाशित करत आहोत, केला आहे खौफ और नफरत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा। त्याबद्दल फारूक अहमद, शब्दांकन करणारे कलीम अजीम भाई, प्रकाशक प्रबुद्ध भारत यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते। आणि या देशामध्ये जी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वर्चस्ववादाच्या विरोधामधली लढाई चालू आहे, जी नफरत पसरवणाऱ्या शक्तींच्या विरोधामधली लढाई चालू आहे, त्या लढाईमधला जो कार्यकर्ता आहे, या कार्यकर्त्यासाठी वैचारिक साधन सामुग्री पुरवण्याच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असा दस्तऐवज निर्माण केल्याबद्दल मी खूप खूप धन्यवाद या सर्वांना देतो। यहाँ किताब में फारूक साहब ने लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब भगवा वाले तो हावी हो ही रहे हैं, लेकिन हमें बहकाने के लिए हरे वाले भी आ रहे हैं। उनमें से हरे वालों ने जिस दिन इस चुनाव के नतीजे आए उसी दिन कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपनी एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। ये वक्त आ गया है, हरे वालों ने कहा। जब भगवा वाले जीत रहे थे, जिनके जीतने में हरे वालों का भी छोटा मोटा योगदान है, बंगाल में ही, वो कह रहे हैं कि
ये वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही चुनना होगा, उन्हें अपने वोट की रक्षा करनी है, क्योंकि सेक्युलर पार्टियां तो फेल हो रही हैं। यानी डेटा बता रहा है कि ये हरे वाले जो हैं, इनकी वजह से भगवा वालों को 2, 4, 6, 10, 20 सीटें मिली ही हैं, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। अभी आप देखिएगा ये हरा गमछा लेके उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। पुस्तक आहे फारुक अहमद यांच्या असं जे पुस्तक आहे त्याचं उद्घाटन आमच्या सगळ्यांच्या वतीने झालं असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. प्रास्तावना दिली म्हणजे थोडस वाचलं असेल असं मी त्या ठिकाणी गृहीत धरतो. लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कई कम व्यक्ति है कि इस बात को जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस का अगला कदम क्या है. वो अगर हम लोग नहीं जान पाए तो मेरे ख्याल से हम लोग जीत नहीं पाएंगे. असम की चुनाव आए, वेस्ट बंगाल की चुनाव आए, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि 2 महीने पहले ही आगाह करने की कोशिश की थी अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आसाम में कम से कम 90 से 92 तक बीजेपी आएगी और 180 से 190 तक वेस्ट बंगाल में आएगी. असली आंकड़े तो मेरे पास थे, लेकिन मेरा सोर्स जो है उसको मुझे बचाना भी है. मैं जानता हूं कि बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ना पकड़ सकती है. क्यों 40-45 साल की राजनीति मैं कहूंगा कि फकीर की तरह मैंने गुजारा, और मैं फकीर की तरह ये जिंदगी गुजारूं, ये सलाह देने वाले भी कांग्रेस वाले थे. क्योंकि जब मैं लोकसभा राज्यसभा 1990 में पहुंचा तो उसके पहले उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन बोफोर्स के नाम से वीपी सिंह को खड़ा करते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति शुरू हुआ. मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कुछ बातों को जो है वो गौर से नहीं देखते. पहला इलेक्शन 1950, उसके बाद में 52. आप नेहरू जी की सभा देखिए कहां से. उनकी सभा जो है गुजरात का जो डांग है उस इलाके से होती है, या ये महाराष्ट्र का जो धुले नंदुरबार एरिया है वहां से शुरुआत हुई. डांग से लेके कटक तक 100 किलोमीटर का जो इलाका है, कि जिसमें करीब करीब 70-75 सीटें हैं, और ये 70-75 सीटें जो है वो आदिवासियों की सीटें हैं. और पहले आपने देखा होगा कि आदिवासी जो सीटें हैं वो हमेशा कांग्रेस के पास होती थी, और वहीं चाहे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इनका लोकसभा का जो कैंपेन होता था वो एक तो डांग से शुरुआत होता था, या कटक से शुरुआत होता था, या उनका नंदुरबार से शुरुआत होता था.
ये जो इलाके हैं ये इतिहास में बहुत बड़ा मायना रखते हैं और उसमें संविधान के अंदर वो प्रावधान भी है। इन इलाकों में कभी ब्रिटिश अंदर गए जा नहीं सके, कैप्चर नहीं किया। उन्होंने जो है वो बाहर जो है पहरेदार लगाए, अंदर के लोग अंदर रहे और बाहर के लोग अंदर ना जाए, इसके लिए उन्होंने पहरे लगाए। और उसी के लिए संविधान में अगर देखा होगा कि 6th शेड्यूल है, जो 6th शेड्यूल ये कहता है कि आदिवासी का इलाका जो है, टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो असेंबली है, असेंबली का मुख्यमंत्री है, उसका भी राज नहीं चलेगा। ये मेरे ख्याल से देश की कुछ खूबियां हैं कि जिसको हम लोग ने नजरअंदाज किया, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि यह सियासी समाज दो ही है, एक दलित है और एक मुसलमान है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहूंगा कि मुसलमानों की जो सियासी सोच है, इस सोच पर मौलवियों ने कब्जा कर लिया। बुरा लगेगा लेकिन मौलवियों ने कब्जा कर लिया, और मौलवियों ने कब्जा करने की वजह से जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख पाते। यहां पर फारूक जी ने कॉमन सिविल कोड की बात कही। आदिवासी भी वैसे माइनॉरिटी है, सिख भी वैसे माइनॉरिटी है, जैन भी वैसे माइनॉरिटी है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि हमको अलग कानून बनना चाहिए, पर्सनल लॉ जो है हमारा अलग होना चाहिए। मुसलमानों की मांग ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो यहां पे बरकरार है। लेकिन इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं। इनका जो कानून बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, जो कॉमन होगा। मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो आर्टिकल 25-26 से पूरी तरह से महफूज है, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता है। और अभी जो केरला के मंदिर की जो चर्चा चली है, उसमें एक ही चीज की है कि फिजिकली जो चेंजेस होते हैं महिलाओं के अंदर, इज दैट अ मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको बदल नहीं सकते, जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको आप अपने तरीके से बदल सकते हो। ऐसी एक भूमिका सुप्रीम कोर्ट की आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दोनों माइनॉरिटीज हैं, दोनों पर अत्याचार हो रहा है, दोनों तकलीफ है। कॉमन ग्राउंड बनाने की जो बात है होनी चाहिए आप में, वो डायलॉग है, और वो डायलॉग है नहीं। उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि मौलवी जो है वो कहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फारूक भाई से कई बार कहा था कि आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है उसका शुरुआत कर लो। जिस दिन आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग शुरुआत करोगे तो एक दूसरे का दर्द जो है वो समझना शुरुआत होगा। जिस दिन ये एक दूसरे का दर्द समझना शुरुआत हो जाएगा और हर कोई इसी तरह से संविधान के अंदर सुरक्षित है, इसको अगर जानकारी मिलती है तो आपस में बैठने का मौका कई बार आ सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति अब मैं कहूंगा यहां सबसे बड़ा टारगेट जो है वो दिखाई देता है मुसलमान।
मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन साथ साथ जो गरीब तबका है वो भी एक टारगेट है। मैं अभी यही कई लोगों से बैठ के स्टेज पे कह रहा था कि यूएस की रिलीजियस टॉलरेंस पर का जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले भारत में जो गोदरा हुआ वो देश भर के कोने कोने में हो सकता है। मैं मानता हूं कि सभी के पास ये रिपोर्ट नहीं आई होगी, लेकिन पढ़े लिखों के बाद ये रिपोर्ट आई होगी, क्योंकि वो इंटरनेट पे है। सही है गलत है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक देश का कमीशन जब ये कहता है तो मेरे ख्याल से उसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। राजनीतिक दल इसको सीरियसली लेंगे, मुझे संदेह है कि उनके लीडरशिप पर ही मुझे संदेह है। तो बातें खुल के नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनकी भी जरूरत है आज के वक्त, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना इसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन ही डिस्ट्रॉय करना, ऐसी एक बात है। लेकिन मैं मुसलमानों से इतना ही कहूंगा कि अगर ये नरसंहार आप रोकना चाहते हो तो ये आपके हाथ। जिस तरह से रमजान के वक्त आप मिलाप का कार्यक्रम रखते हो, उसी तरह आप जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती में मिलाप का कार्यक्रम अगर रखना शुरुआत करोगे तो 10 आदमी जो पहले निकलेंगे हो सकता है कि उसमें 2 ही लोग हों। क्योंकि ये मास इफोरिया होता है, और इस मास इफोरिया को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो आपको मास में ही जाना होता है, और उस मास को ही वहां पर कंट्रोल करेंगे। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से आसाम और बंगाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन है, बसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुलेआम तलवारें लेके, कट्टा लेके घूमना, ये शुरुआत हुआ है, धमकाना शुरुआत। इट्स अ बिगिनिंग, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य ये मैं कहूंगा कि जिन नेताओं के पास हम लोग जो विश्वास करते हैं उस पर हम लोग ये चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या ये सही मायने में बीजेपी से लड़ना चाह रहा है। बंगाल की बात अगर कहूं तो मुर्शिदाबाद के अलावा कांग्रेस का कोई अस्तित्व है ही। कई बार कांग्रेस वालों को मैंने मैसेज भेजा कि तुम मुर्शिदाबाद के लिए 4-5 सीटें मंगा लो तो आप बच जाओ। टीएमसी भी मैसेज भेजा कि भैया इनको समझौता करके ले लो ताकि आप भी बच जाओ। नहीं तो मैंने जो आंकड़े मेरे पास थे मैंने वो भेज दी थी भी ये रिजल्ट वहां पर आए। मैनिपुलेशन किस लेवल पे चल रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं। मैं आज भी कहूंगा पंजाब, गुजरात इनके इलेक्शन दूर है, राजस्थान के इलेक्शन दूर, 1 साल के बाद। अगर ये राजनीतिक नेता अगर अपने सही मायने में आए नहीं, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उसके बाद में आंध्रा है, जिस फोर्सेस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो स्वीप कर पाए। और जिस दिन वो स्वीप हुआ तो अब मान के चलिए
कि 29 का इलेक्शन होगा ही नहीं पार्लियामेंट का। हम लोग उस कतार पे खड़े। किसी को लगता है, अभी मैं बैठा था नवीन के सामने, बोले कैसे होगा। मैंने कहा जब मेजॉरिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप यही कर सकते हो कि मेरा राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। आप उसी को आपको बदल देना है कि राज्यसभा मेंबर जो चुनने वाले हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो चुनेंगे, बाकी कोई चुनेगा। आम लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो ये कहेंगे कि इलेक्टेड मेंबर नहीं मतदान दे रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता मतदान दे रहा है, मतदान का अधिकार तो बरकरार रहेगा। लेकिन अभी भी जो है वो परिस्थिति हाथ से गई ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन आपको बदलाव की राजनीति यहां पे शुरुआत कर, और इस बदलाव की राजनीति में आपको नए लोगों को मौका देना होगा, तब जाके ये बदलाव होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। जो फारूक जी ने अपने किताब में कहा है कि ये आपको सोशल कॉम्पोजिशन बदलना होगा। ये जिस दिन हम लोग ये सोशल कॉम्पोजिशन बदलेंगे उस दिन जो है इस देश की राजनीति बदल सकती। वही बात 1917 में जो है गुजरात की बात आई, 14 में इनकी सरकार आई, तो मैंने कहा अनडिफीटेबल ये वर्ड जो है हिटलर के डिक्शनरी में नहीं था, ना नेपोलियन की डिक्शनरी में था। मैंने कहा इसको हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। उसके 2 महीने पहले, इलेक्शन के 2 महीने पहले मैंने आके कहा था कि अगर कांग्रेस बदमाशी नहीं करती है तो बीजेपी सरकार पे नहीं आए। लेकिन वहां भी कांग्रेस ने बदमाशी की आदिवासियों के साथ में, और नतीजा ऐसा हुआ कि जहां हमेशा कांग्रेस 63 सीट ले आती थी वहां पर वो 30 सीट खाली लिया है, और जहां पर वो सिर्फ 22 सीटें ले आए थे वहां पर वो 40 सीटें ले आए। गुजरात का डिवीजन है, बड़ौदा जो है इज अ लाइन ऑफ डिवीजन, उसके नीचे जो है वो आदिवासी इलाका है, और ऊपर का इलाका जो है वो मिक्स्ड एरिया है। कोस्टल साइड में अगर गए तो कोलियों का इलाका है, उनकी मेजॉरिटी है। खेलने की बात है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हम लोग इस कॉम्पोजिशन को खेलते रहे। मैंने इसलिए फारूक जी से कहा कि भैया जितने भी जमात इस्लामी हो, जमात हिंद हो, कि जो पॉलिटिकल भूमिका अपनी जो है कांग्रेस के साथ में अलाइन करना चाहते थे, आज भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस को ही आगे लेके आपको चलना है। इट्स पॉलिटिकल फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता है, सब कुछ है। लेकिन स्टेट लीडरशिप जो है ये वहां के लोकल लोगों के हाथ में अगर देते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि ये जो टैक्टिक्स कर सकते हैं, वोटर की टैक्टिक्स कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं अपन लोग। इनका ईवीएम का खेल है, वो ईवीएम का खेल भी करवा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस बार की जो लीड है वो मुसलमानों की लीड है। अल्टीमेटम देना होगा उनको, कांग्रेस लीडरशिप को, आइदर यू बिहेव एज आई से, एज वी से, इफ यू डोंट वी विल क्विट। और बाकी फिर आपको अलग अलग वहां पर मिलेंगे। आज जो मुसलमान डरा हुआ है, हेल्पलेस अपने आप को मान रहा है,
जो आपका वोट बैंक है वही आपकी असली ताकत है। इकट्ठा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुसलमानों का एक जज्बा है कि हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, ये जो उसकी साइकोलॉजी बन चुकी है, उसी साइकोलॉजी का जो है इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो मैं मान के चलता हूं 1 to 1 अगर हो गया तो भी बीजेपी को हम लोग रोक सकते हैं और एक नई परिस्थिति यहां पर उभार सकते हैं। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता